दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला है, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। दूसरा, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। तीसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। उत्तर कोटों के आधार पर दीजिए। ए 1, 2 और 3। बी 1 एवं 3। सी 1 एवं 2। डी 2 एवं 3। यहां पर सही है पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन ए। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में की थी। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। इन्होंने एकेश्वरवाद में विश्वास व्यक्त करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास, भारत को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न, पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना आदि था। दयानंद सरस्वती के मरने के बाद 1886 ईस्वी में उनके नाम पर दयानंद एंग्लो वैदिक संस्थाएं चलाईं। इस संस्था द्वारा पाश्चात्य एवं वैदिक शिक्षा दी जाती थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1895 से 97 ईस्वी में कलकत्ता के समीप बेलूर में स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य में चंदुबी महोत्सव मनाया गया? ऑप्शंस हैं असोम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए असोम। चंदुबी उत्सव हर साल नए साल के पहले दिन से चंदुबी झील के किनारे 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। चंदुबी राज्य की एक बहुत समृद्ध आर्द्रभूमि है, जिसमें जलीय वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियां हैं। जलाशय का संरक्षण, जिसका जल स्तर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कम हो रहा है, हर साल उत्सव आयोजित करने का मकसद रहा है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने गुरुवार को 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक सप्ताह का प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि प्रेरणा 9वीं से 12वीं कक्षा के चयनित छात्रों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दांडी यात्रा, दूसरा शिमला समझौता, तीसरा तिलक की मृत्यु, चौथा चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह 1917। तिलक की मृत्यु, उसके बाद दांडी यात्रा, उसके बाद में शिमला समझौता। तो यहां पर सही हो जाएगा चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। कहां पर है? ऑप्शन डी में। चंपारण सत्याग्रह 1917, तिलक की मृत्यु 1920, दांडी यात्रा 1930 ईस्वी, शिमला समझौता 1972 ईस्वी। प्रश्न नंबर 5, आर्य समाज का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शंस हैं श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित, योद्धा। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ है। प्रसिद्ध इतिहासकार मैक्स मूलर के अनुसार आर्य शब्द भाषा व्यंजक है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। प्रायः श्रेष्ठ जन हेतु आर्य का प्रयोग किया जाता है। आर्यों को उदांत, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि शब्दों से भी जाना जाता है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ। भारत में उन्होंने सर्वप्रथम
सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। आर्यों के 5 कबीले होने के कारणों से पश्चजन्य भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन हैं नागदशक, उदयन, अजातशत्रु, बिंबिसार। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अजातशत्रु। रेक वंश का सबसे प्रतापी राजा बिंबिसार 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व था। इसने गिरिव्रज को राजधानी बनाया। पुराणों के अनुसार बिंबिसार ने करीब 28 वर्ष तक शासन किया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और वेलवन नामक उद्यान को बुद्ध तक संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। अंतिम समय में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और मगध के सिंहासन पर बैठा। इसने लंबे संघर्ष के बाद काशी एवं वज्जी संघ को जीता। इन लड़ाइयों में अजातशत्रु ने प्रथम सलों एवं महाशिलाकंटक नाम के हथियारों का प्रयोग किया। इसके शासनकाल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की। आगे के 4 शासकों ने भी इसी प्रकार अपने पिता की हत्या कर राज स्थगित किया था। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला गुरुवार 4 जनवरी को महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त की गई। प्रश्न नंबर 8, हर्ष के दरबार में हैन-सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ऑप्शंस हैं ताई मुंग, तुंग कुआन, कुएन बू, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ताई मुंग, ऑप्शन ए। हैन-सांग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया। चीन के तांग वंशी शासक ताई मुंग ने वैन-सांग को एक दूत के रूप में हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था। इसने करीब 10 वर्षों तक भारत का भ्रमण किया। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसकी भारत यात्रा का वृत्तांत सी यू की नामक ग्रंथ से जाना जाता है, जिसमें लगभग 138 देशों के यात्रा विवरण का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ से हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व हैन-सांग का ही है। उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, स्वामी रामदेव, योगी गोरखनाथ, शंकराचार्य। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि ने मानव के जीवन के आधार के रूप में योग को ही माना है। योग हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। इससे असाध्य रोग दूर किया जा सकता है। योग दर्शन के मुख्य ग्रंथ पतंजलि का योग सूत्र है। योग दर्शन में योगाभ्यास 8 चरण में विभाजित है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। इसके अनुसार शारीरिक संयम एवं ध्यान से ही मोक्ष संभव है। योग के कई प्रकार हैं, जैसे राजयोग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग इत्यादि। प्रसिद्ध ग्रंथ भागवत गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10, इस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में
सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। भारत में व्यापारिक कोठियां खोलने का प्रयास के अंतर्गत ही ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 1615 ईस्वी में फिर जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना दूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा। इसका मुख्य उद्देश्य जहांगीर से व्यापारिक संधि करना था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1639 ईस्वी में मद्रास एवं 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापारिक कोठियां खोली गईं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? ऑप्शन हैं प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, नाभिकीय ऊर्जा। राइट ऑप्शन इज बी, कोल, कोयला। कोयला भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। कोयला एक तरफ जहां शक्ति प्राप्त करने तथा औद्योगिक ईंधन का महत्वपूर्ण साधन है, वहीं विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी है। देश के कुल कोयला उत्पादन का सर्वाधिक भाग गोंडवाना युगीन चट्टानों में मिलता है। इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों में फैला है, जहां से कुल उत्पादन का 76% कोयला प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश में भी कोयले का उत्पादन अधिकांश मात्रा में किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, कोरी निवेशिका, कोरी क्रीक अर्थात कोरी खाड़ी जिस पर स्थित है वह है खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रन, कच्छ का लिटिल रन। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कच्छ का लिटिल रन। कोरी निवेशिका गुजरात के कच्छ का लिटिल रन पर स्थित है। प्रश्न नंबर 13, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है कृष्णा, गोदावरी, भीमा, भद्रा। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कृष्णा। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई है। इस परियोजना से आंध्र प्रदेश राज्य लाभान्वित होता है। प्रश्न नंबर 14, विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं 5%, 2%, 6%, 4%। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 5%। प्रश्न नंबर 15, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है काजीरंगा वनों में, नीलगिरी वनों में, शांत घाटी में, फूलों की घाटी में। सही ऑप्शन है फूलों की घाटी में, ऑप्शन डी। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से फूलों की घाटी में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 16, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन हैं मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मालवा का पठार। मालवा का पठार 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। मालवा का पठार ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल एवं बेतवा नदी निकलती है। यह लावा एवं टर्सरी चट्टानों से निर्मित है। जलोढ़ निक्षेप के कारण यह पठार मुख्य पठार से अलग हो गया। प्रश्न नंबर 17, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। सिक्किम एक छोटा पर्वतीय प्रदेश है। उत्तर में यह तिब्बत के पठार, पूर्व में तिब्बत की चुंबी घाटी और भूटान साम्राज्य, पश्चिम में नेपाल साम्राज्य और दक्षिण में दार्जिलिंग से घिरा है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर है और इसका भूभाग उत्तर से दक्षिण तक 112 किलोमीटर
तथा पूर्व से पश्चिम तक 64 किलोमीटर में फैला है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा इसी प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 18, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शंस हैं, वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, वर्षा वन में वृक्षों के प्रभों की जीवन क्षमता दुर्बल होती है, वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं, विदेशी जातियां वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में पाए जाने वाली अधिकांश मिट्टियों में पोषक तत्वों की कमी होती है, जो जलवायु के गर्म एवं आर्द्र होने के कारण होती है। अत्यधिक ताप के कारण यहाँ जैविक एवं अजैविक पदार्थों का तीव्र अपक्षयन होता है तथा अत्यधिक वर्षा के कारण अपक्षयित पदार्थ अन्यत्र प्रवाहित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 19, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णता नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। तो यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। वह अर्थव्यवस्था जो केवल अपने साधनों पर निर्भर करती है और विश्व के अन्य देशों से विदेशी व्यापार में संलग्न नहीं होती, बंद अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केवल आर्थिक मॉडलों में ही देखा जा सकता है, यह वास्तविक संसार में उपलब्ध नहीं होती। 20वां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामित नहीं किया गया है, सॉरी। उदयपुर, भोपाल, इंदौर, जयपुर। इसको नामित नहीं किया गया है वह है ऑप्शन डी, जयपुर। उदयपुर, भोपाल और इंदौर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामित किया गया है, जयपुर शामिल नहीं है। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी की मान्यता के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने देश के पहले 3 शहरों के लिए चयन किया है। जिन शहरों का वेटलैंड सिटी के लिए नामांकन किया गया है उनमें इंदौर, भोपाल और उदयपुर का नाम शामिल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।